नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके रूस पहुंचने से पहले ही करीब अब से 3 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन में 2 साल बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद पहली बार रूस गए हैं। पीएम मोदी हमेशा यूक्रेन युद्ध में शांति की अपील करते रहे हैं, लेकिन आज रूस ने एक बहुत चौंकाने वाला हमला किया है। क्या इस हमले का नेटो की समिट से कोई कनेक्शन है? क्या पुतिन ज़ेलेंस्की को कोई मैसेज दे रहे हैं? क्या पुतिन अमेरिका को कोई मैसेज दे रहे हैं? और मोदी पुतिन को क्या समझाएंगे और कीव को विनाश से बचाएंगे? क्योंकि कीव ने विनाश का जो मंजर आज देखा है, ये बहुत भयानक मंजर है। और 2 साल पहले जब वॉर शुरू हुई थी और जब वहां पर बड़ी बड़ी इमारतों पर मिसाइलें गिर रही थी, ठीक वैसा ही हुआ है आज इसी पर चर्चा करेंगे, कीव से लेकर मॉस्को तक। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको इस सारी खबरों की बारीकियां बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी के रूस दौरे के बीच यूक्रेन में एक बहुत बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। कीव समेत कई शहरों पर रूस ने बड़ी बमबारी की है। कुछ देर पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलें मारी हैं। रूस की बमबारी में 25 की मौत और 100 से ज्यादा घायल। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताएंगी कि इस वक्त थोड़ी देर पहले कीव में क्या हुआ। और ये पहली तस्वीर है, अभी मैं आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तस्वीर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आज कीव में कौन सा तबाही का मंजर एक बार फिर देखने को मिला। और बड़ी बात तब जब कीव के राष्ट्रपति वहां हैं ही नहीं यूक्रेन के, इस बारे में बताऊंगा। लेकिन दूसरी खबर लेकर आता हूं जल्दी से। कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आ गया है। रिहायशी इमारत पर गिरी है मिसाइल। देखिए एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो। रूसी हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर देखिए, इमारत पर गिरी है मिसाइल और ये मिसाइल के गिरने का लाइव वीडियो, जब मिसाइल पर गिर रही थी, वो इमारत पर मिसाइल गिर रही थी, उसी वक्त का ये वीडियो, ये तस्वीर देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। अस्पताल पर मिसाइल अटैक का सबूत। मिसाइल हमले में अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए मिसाइल दिखी है, मिसाइल कैमरे में कैद हुई है अस्पताल पर गिरते वक्त, और उसके बाद देखिए क्या वहां पर तबाही आई है। मिसाइल का वीडियो आया है सामने। ये देखिए, अभी आपने हाल फिलहाल में ऐसे वीडियो गाजा से देखे होंगे, और आज गाजा जैसी तस्वीरें कीव से आ रही हैं। अस्पताल तबाह हो गया वहां पर। अब ये जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया गया या अस्पताल कोलैटरल डैमेज के तहत यहां पर निशाना बन गया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बच्चों का एक अस्पताल इस तबाही में घिर गया है और वहां क्या मंजर दिखा है, मिसाइल हमले में अस्पतालों को कैसे नुकसान पहुंचा है, ये मिसाइल कैसे दिखी है, आप देख सकते हैं। और देखिए मेरे साथ कीव से हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, संपादक है इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, उनके पास हम जाएंगे। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार स्टूडियो में है। मनीष झा हमारे संवाददाता स्टूडियो में है। तो मॉस्को, कीव, दिल्ली, हर जगह से आपको तस्वीरें और अपडेट देंगे। हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि किंजल मिसाइल से अटैक हुआ है। ग्राउंड जीरो पर बताइए इस वक्त अपडेट क्या है यूक्रेन से? देखिए, यूक्रेन से ठीक कह रहे हैं आपके लोग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट लगा हुआ है वो नहीं ले सकता किंजल को, जो है वो उसको नहीं कैच कर सकता, फ्रीक्वेंसी में नहीं आते हैं उनके। तो ठीक कहा है, लेकिन देखिए जो हॉस्पिटल था ये बच्चों का हॉस्पिटल था, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों के हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% जो है कि नहीं होता, कि एक्यूरेट नहीं होती, 50% एक्यूरेट होती हैं। तो हो सकता है कि जो मिसाइल जो गिरी हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, एक हॉस्पिटल नहीं 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल भी हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में गिरी हैं। तो आज जो अटैक हुआ है वो बहुत भयानक अटैक हुआ। मतलब देखिए अटैक तो रोज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं होता। हम 10-10, 12-12 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती कीव के अंदर,
तो अटैक्स पुराने ऐसे नहीं कि अटैक्स बंद हो गए हैं, अटैक्स रोज होते हैं, रोज अलर्ट सिस्टम हमारा चलता है, लेकिन आज वाला अटैक कुछ ज्यादा ही हुआ है मेरे घर की खिड़की तक, जो कि जबकि मैं शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हूँ, वहां पे भी वो हिल गई थी। हमारा एक फ्लैट है, उसके शीशे टूट गए, वो बच्चों के हॉस्पिटल के पास में था। ठीक है, तो आपने अटैक बड़ी तो बात आज कही। वाला हुआ है, मेरे साथ देखिए कीव से हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ है। कुलदीप, 25 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। अभी ये अपडेट, अभी अटैक रुक गए हैं या अभी भी अटैक हो रहे हैं? देखिए अभी थोड़े 15 मिनट पहले तो चल रहा था अलर्ट सिस्टम, तो अभी सायरन बज रहा था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में सुबह रात शाम बजते रहते हैं ये सायरन, ऐसा रोज का काम है ये। अब तो आदत सी बढ़ गई है कि हम लोग जाते भी नहीं है कि बेसमेंट में चले जाएं, अब तो ये आदत सी हो गई है यहाँ पर ये सायरन सुनने की। ठीक है। और लेकिन 20-25 जो देखिए किरवी रोग में भी एक जगह पर बम गिरा, वहां पे 12-15 लोग मरे हैं। और कीव में जो है, कीव के आसपास गिरा है, सोलेमनस्काया पे गिरा है, एक लुकियानोव का जगह है, वहां पे ये चौथी बार अटैक हुआ है। पहले भी 3-4 बार हो चुका है उस जगह पे अटैक। ठीक है, तो ये अटैक चौथी बार अटैक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में है, इसकी एक टाइमिंग पर सवाल उठता है, मैं इस पर बात करूंगा। या तो ये इसकी टाइमिंग नेटो समिट से जुड़ती है, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा। अपर स्टूडियो से मैं आपको जाकर ये बताता हूं कि क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो खुद यूक्रेन में नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि कहां कहां पर अटैक हुए हैं, और ये अटैक नेटो समिट से जुड़े हुए हैं। क्या इनका नेटो में से होने वाली समिट से या पोलैंड के जेलेंस्की के पोलैंड दौरे से कुछ कनेक्शन है? क्योंकि जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के 5 शहरों पर बमबारी हुई है। पहला अटैक कीव पर हुआ है, दूसरा निप्रो पर, फिर रूस ने क्रीवी री, स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो रूस की बमबारी आप देखिए, यूक्रेन में उसने ऑलमोस्ट जो रूस की तरफ का हिस्सा है और सेंट्रल जो यूक्रेन है वहां तक ये बमबारी की है। और कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि लवीव, जो पोलैंड से लगता हुआ 70 से 80 किलोमीटर दूर का शहर है यूक्रेन का, वहां भी मिसाइलें जा सकती हैं रूस की। तो यूक्रेन पर आज के विध्वंसक हमले का नंबर गेम भी आपको दिखा देते हैं। 5 शहरों पर अटैक हुआ है, 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला रूस ने किया है, और इसके अलावा 25 लोगों की मौत हुई है। 5 शहरों पर अटैक देखिए आप, इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर इस्तेमाल की हैं रूस ने, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 25 की मौत, 100 से ज्यादा घायल हैं। 15 हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक यहां पर हुआ है। अब क्योंकि जनरल बख्शी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जनरल बख्शी, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अचानक से रूस का लगभग 2 साल बाद इतना विध्वंसक अटैक, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां जाने से कोई लेन देन नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस के ऊपर पिछले कुछ दिनों में रूस की ऑयल फील्ड्स के ऊपर लगातार यूक्रेन अपने जो है ये ड्रोन्स दाग रहा है, वहां पे आग लगा रहा है। ऑयल फील्ड ऐसी जगह है, 1 किलो 2 किलो का भी बॉम्ब वहां फट जाए तो वहां आग लग जाएगी। इनफ्लेमेबल एरिया है, वो नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि रूस थूका चाट जाएगा? कोई जवाब नहीं देगा, चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा कि मैं आपको एक बार रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं मॉस्को से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। होटल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वहां पर देखिए जो भारतीय लोग वहां पर आए हैं उनके स्वागत के लिए, वो हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं, कुछ लिख कर लाए हैं प्रधानमंत्री के लिए। वो सब देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल क्रेमलिन के पास का होटल है, होटल कार्ल्टन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, और वहीं पर भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। और जैसा कि अक्सर उनके विदेश दौरों पर हम देखते हैं कैसे भारतीय लोग उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, ठीक वैसी तस्वीरें इस वक्त यहां से आती हुई। आप जनरल बख्शी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ जी, देखिए मैं वही कहना चाहता था, दिस इज द रिस्पॉन्स। ये है कि जो यूक्रेन लगातार नीडलिंग कर रहा है, रूस के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है, ऑयल फील्ड्स को हिट कर रहा है। हालांकि बाइडन ने मना किया था, वो नहीं चाहते कि दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर उठें, इन्फ्लेशन बढ़े और उनको इलेक्शन में नुकसान हो। लेकिन यूक्रेन को अब आपको बंदर के हाथ में चाकू छुरा दे दिया है, तो वो लगाए जा रहे हैं। तो अब जवाब तो आएगा इसका।
और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। देखिए, अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि जून के महीने में रूस अपना मेजर काउंटर ऑफेंसिव करेगा, क्योंकि ज़मीन पक्की हो जाती है और रोड से हट के भी टैंक चल सकते हैं। अभी तक मेजर काउंटर ऑफेंसिव नहीं आया। हाँ, एक जो डाइवर्शनरी अटैक उसने खार्किव की तरफ किया है, जहां काफी गेन्स किए हैं। अब वो पूरे ईस्टर्न फ्रंट में उसने धीरे धीरे हमले शुरू किए हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अटकलें लगाई जा रही हैं कि हंगरी जो है उसने पीस टॉक्स, सीज फायर की टॉक्स शुरू की है। अभी तक तो ज़ेलेंस्की साहब कह रहे थे कि हम 100 देश बुला के पीस वार्ता करेंगे, रूस को नहीं बुलाएंगे। ये अजूबा है साहब अपने आप में। लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है और आप शांति की बातें कर रहे हैं बगैर रूस को बुलाए। आप बैठ के डिल्यूजनल हो गए थे। मैं इस पर बात करूंगा। वहां से बैठे। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, क्या नेटो समिट से कोई कनेक्शन है आज के रूस के अटैक का? क्यों ये मैं कह रहा हूं, आप देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, नेटो का समिट, नेटो की समिट होने वाली है। मैं आपको समिट के बारे में जल्दी से बताता हूं। देखिए, अमेरिका में ये समिट होनी है नेटो की। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ये समिट होनी है। 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी यहां पर नेटो की, और नए सदस्य के तौर पर स्वीडन का स्वागत होगा। अभी 32 सदस्य देश इसमें है। यूक्रेन को नए पैकेज पर भी यहां चर्चा संभव है। तो क्या अमिताभ जी, आपको ये लगता है कि नेटो समिट से इस वॉर का कोई कनेक्शन है? पोलैंड में ज़ेलेंस्की, क्या वो भी जा सकते हैं नेटो की समिट में? बिल्कुल। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था जो जीडी बख्शी सर ने शुरू किया था। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है हंगरी के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ओरबान का, पहले वो ज़ेलेंस्की से मिले, फिर वो मॉस्को गए, अब वो चीन पहुंच गए हैं और वहां से वॉशिंगटन जाएंगे। तो ये एक बैकग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है रूस द्वारा और विक्टर ओरबान द्वारा, कि किसी तरह अपने कंस्टिट्यूएंसी को और दुनिया को दिखाया जाए कि कुछ वार्ताएं होने जा रही हैं। लेकिन इसका पूरी तरह से सैंक्शन वेस्ट ने नहीं दिया है। अब रही बात वॉशिंगटन में जो नेटो समिट हो रहा है, वो एक बहुत क्रूशियल समिट होगा इस वॉर के लिए। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि पहली बार इस साल आपने देखा होगा कोई मेजर काउंटर ऑफेंसिव दोनों तरफ से नहीं चल रही हैं। कुछ चली, फिर रुकी, फिर कुछ चली। जिस तरह से शस्त्रास्त्र दिए गए थे यूक्रेन को, ऐसा माना जा रहा था कि एक काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन भी करेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन इस समय वॉशिंगटन में लिया जाएगा। और मॉस्को की अगर ओपिनियन आप जानना चाहें तो मॉस्को ये कह रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट्स को कि देखो, विक्टर ओरबान जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ आए थे और वो वार्ताएं कराने जा रहे हैं और वो वॉशिंगटन में हमारी बात रखेंगे। तो ये जो बॉम्बिंग्स हुई हैं इस समय कीव और लिविव पे, वो सिर्फ यही दिखाता। तो मैं एक काम करता हूं सर, आपने बड़ी अहम बात की है, जनरल बख्शी ने बड़ी अहम बात की है, मनीष हमारे साथ हैं। मैं जरा 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मनीष की एक खबर भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे चीन को एक बड़ा मैसेज यहां पर रूस की तरफ से दिया गया। लेकिन ये 4 तस्वीरें देखिए, एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे पर हैं, वो तस्वीर दिखाइए जरा पीसीआर। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक बमबारी की है, ये आपके सामने तस्वीरें आएंगी। आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री रूस दौरे पर हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक बमबारी की है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंचे हुए हैं और नेटो का सम्मेलन भी 9 तारीख से होने जा रहा है। एक तरफ देखिए यूक्रेन में विध्वंसक बमबारी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का रूस दौरा, तीसरी तरफ ज़ेलेंस्की पोलैंड में, और इसके अलावा नेटो का सम्मेलन। ये सब आपस में क्या कनेक्ट होता है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो रूस ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है? ये भी वो जो खबर थी हमारे साथ वो दिखाइएगा, पीएम मोदी के दौरे की जो खास बात है वो भी दिखाइएगा, और वो जो किस तरह से चीन को एक मैसेज दिया है, वो खबर तैयार हो तो मुझे पीसीआर बताइएगा। लेकिन इस बीच मैं चाहूंगा कि मनीष, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से समरकंद में एक बड़ी बात कही थी कि यह युद्ध का नहीं शांति का युग है, आज जब पुतिन से वो दोबारा मिल रहे होंगे, आज जब वो 2 दिन के दौरे में उनकी बायलैटरल होगी, ये क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री ये शांति का संदेश दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी, मैं सीधे सवाल में पूछूं, क्या मोदी पुतिन को समझाएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। हाँ। लेकिन तब से अभी तक अगर आप देखें तो 2.5 साल से लगातार युद्ध चल रहे हैं। केवल युद्ध ही नहीं चल रहा, रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, जिसमें सीधे सीधे चाहे रशिया का भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। कोई और नया मोर्चा भी खुल रहा है, तो युद्ध तो कई मोर्चों पर होने जा रहा है। वैसे में जब पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी और उनसे बातचीत होगी तो इस मसले पर बात हो सकती है कि शांति कैसे स्थापित हो। कम से कम प्रधानमंत्री तो यही अपील करेंगे, और शांति स्थापित करने के लिए पुतिन ने अपना एक पीस फार्मूला भी दिया था, तो वो जरूर इस बात को करेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जब भी मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है या जब भी मोदी और पुतिन की बात हुई है, हर बार रूसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को युद्ध के बारे में ब्रीफ किया है कि अभी सिचुएशन क्या है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, तब जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पर जो मिसाइल हमले हो रहे थे उसको रोका गया था ताकि कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो। तो शांति को लेकर जो कोशिशें हो सकती है वो प्रधानमंत्री करते आए हैं, और उसको प्रेसिडेंट और यही आगे देखना होगा। लेकिन इस बीच वो तस्वीर जो मॉस्को से लाइव आ रही है, वो नीचे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भारतीय लोगों से मिल रहे हैं, वो मुलाकात की तस्वीरें भी वहां पर लगातार आपके सामने हैं। लेकिन इसी बीच आप देखिए, कीव पर अटैक की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिन्होंने किया, वहां पर एक बड़ा संदेश बताया जा रहा है, रूस की तरफ से दिया गया है। मोदी के स्वागत के लिए रूसी डेप्यूटी पीएम आए, ये जानकारी सामने आ रही है। जिनपिंग के स्वागत में छोटे नेता यानी उनसे जूनियर नेता पहुंचे थे। जिनपिंग की तुलना में मोदी को ज्यादा सम्मान दिया गया है। ये मोदी के स्वागत के लिए मोस्ट सीनियर रूसी डेप्यूटी पीएम आए। मनीष, ये क्या जानकारी है, ये क्या मामला, बताइए इसमें क्या मैसेज है मनीष? देखिए, डिप्लोमेसी में जो बात आप सार्वजनिक तौर पर कह नहीं सकते हैं, उसे किसी और माध्यम से जताने की कोशिश करते हैं या बता देते हैं। इस वक्त पुतिन ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि रूस का चीन के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन भारत ज्यादा अहमियत रखता है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मॉस्को पहुंचे और वहां पर आगमनी के लिए पुतिन ने अपने सीनियर मोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंतुरोव को भेजा, जो कि वहां पर अगर आप देखें तो सीनियरिटी के लेवल में वो ज्यादा आगे हैं। उसकी तुलना में जब जिनपिंग मॉस्को गए थे तब उन्होंने जूनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। तो कौन किसको रिसीव कर रहा है, कौन किसको कितना भाव दे रहा है, यही तो डिप्लोमेसी है। वरना तो आप हथियार चला ही रहे हैं। तो डिप्लोमेसी के जरिए पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है। तो प्रोफेसर अमिताभ, आपको लगता है कि यहां पर यह जो दौरा है ये एक पाथ ब्रेकिंग दौरा हो सकता है पीएम मोदी का? और क्योंकि यूक्रेन वॉर को काफी समय हो चुका है, जब उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और पुतिन मिले थे तब उससे भी बहुत वक्त बीत चुका है। इस बायलैटरल में यूक्रेन को लेकर क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है? देखिए, भारत की जो विदेश नीति रही है उसमें सबसे बड़ा यह है कि हम दोनों को मिला के चलते हैं, एक सामंजस्य लेके, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसकी एक प्रायोरिटी होती है। अब अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्रिप को भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी क्या कर रहे हैं, अभी रूस गए हैं, वहां से ऑस्ट्रिया जाएंगे जो नेटो का सदस्य है। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये बहुत अहम बात हो जाती है कि हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने ये कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, उसी बात को वो आगे बढ़ाएंगे कि डिप्लोमेसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ना कोई। और प्रधानमंत्री मोदी या भारत ही नहीं है, वो साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो पीस समिट जो हुई थी स्विट्जरलैंड में, वहां उन्होंने शिरकत नहीं की थी सिर्फ इसीलिए कि रूस वहां नहीं है। तो अब रूस में वो जाके ऐसा मंच भारत तैयार करने की कोशिश करेगा कि वार्ताएं हो, डिप्लोमेसी का रास्ता लिया जाए और एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां दोनों का जो क्षय हो चुका है वो हो चुका है, इससे आगे नहीं हो। और यही वक्त का भी डिमांड है। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से नेटो का गठबंधन भी अपने आप को मोर्चा संभालने की बात कर रहा है, देख के नहीं लगता है कि आने वाले एटलीस्ट इस साल दिसंबर तक कोई इसका समाधान भारत या कोई और देश भी ढूंढ पाए। ठीक है, मैं एक बार नेटो समिट की फिर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कीव जाना होगा। और कीव जाने से पहले कीव पर अटैक की कुछ वजह हैं और वो बताता हूं मैं आपको। कीव पर अटैक की वजह क्या है वो बताइए पीसीआर, यहां पर क्या है वो वजह, क्योंकि वो बहुत अहम है आपके लिए जानना समझना कि आखिर कीव पर अचानक से यह अटैक हुआ है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। कीव पर अटैक की वजह नंबर 1, सम्मेलन से पहले नेटो को चैलेंज। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इस अटैक का कनेक्शन है वो नेटो के समिट से, और पुतिन यह मैसेज देना चाहते हैं कि नेटो से वो डरते नहीं हैं। दूसरा, यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बदला भी इसको बताया जा रहा है और यह भी कीव पर अटैक की बड़ी वजह है।
तीसरा, ज़ेलेंस्की को कि पोलैंड पहुंचे हुए हैं, कुछ अहम समझौते वहां पर हुए हैं और पोलैंड दौरे को भी यहां पर चुनौती देते हुए रूस की तरफ से रूस के ये मिसाइल, रूस के ये बम, रूस के ये गोले, ताकि ये पता चले कि कीव अभी भी उनके टारगेट पर है। और इनफैक्ट ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलें गिरी हैं। एक बार फिर से कीव चलते हैं, वो दिखाइए, कीव और मॉस्को से लाइव वो दोनों विंडो यहाँ पे दिखाइए। लेकिन मुझे ये बताइए कुलदीप, राष्ट्रपति भवन के पास भी मिसाइलें गिरी हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। यस यस, बिल्कुल वहां पे भी गिरी हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे बख्शी साहब ने कहा कि हमने ड्रोन वहां पे फेंके हैं, या देखिए लड़ाई 866 दिन हो गए हैं आज। लड़ाई तब से चल रही है। कोई ये आज हमने अटैक किया, तो पहले जो अटैक हुए वो किस रिस्पॉन्स में किए गए हम पर? तो ये सब बेकार की बातें, ये आगे चलती रहेगी जब तक इसका हम लोग मिलकर, दुनिया के लोग, दुनिया के नेता लोग मिलकर इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये सालों सालों तक चलेगी। और अगर इसकी आग आसपास के देशों में पहुंच जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप इस पे बिल्कुल ये मत दीजिए कि एक छोटे से अटैक के करके उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक किया। ये अटैक हमारे ऊपर रोज हो रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं है। 866 दिन हो गए हैं, 2 साल से ऊपर। तो आप पुरानी चीजों, पुरानी पिक्चर्स को भी देखिए, तो ये नया कुछ नहीं हुआ। ये उनका मुझे ये बताइए कुलदीप, सुनिए, मुझे ये बताइए, आज जो अटैक हुए हैं वो बहुत भीषण लग रहे हैं। आज जो अटैक हुए वो ऐसा लगता है कि कयामत आ गई। तो कौन कौन सा इलाका है वो कीव का, कहां कहां पर कितनी कैजुअल्टीज, जरा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को, और वो तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। सोलेमनस्काया एक जगह है, वहां पे अटैक हुआ है। एक हॉस्पिटल पे हुआ, 2 हॉस्पिटल्स पे हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हुआ, एक लुकियानव का एक जगह है वहां पर हुआ है। ये तकरीबन 6-7 जगह पे अटैक हुए हैं। और ऐसा देखिए, ये कोई आज ठीक है, आज थोड़ा सा क्या हुआ कि कैजुअल्टीज ज्यादा हुई हैं। ये अटैक रोज हो रहे हैं। रोज सुबह हम शाम को बम की आवाजें सुनते हैं यहाँ पर। ये कुछ नया नहीं है। रोज हमारी खिड़कियां थरथरा जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। ये कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि शायद वो अपने निशाने से चूक गए और उनकी जो मिसाइल्स हैं वो आसपास के इलाकों, रेजिडेंशियल एरिया को उन्होंने कवर कर लिया। ये ऐसे अटैक रोज होते रहते हैं। ठीक है, आज 100 मारी है, इससे पहले भी कुछ, एक हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है कुलदीप, मारी थी। हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है, बिल्कुल हॉस्पिटल पे हुआ है। अहमदेद जो बच्चों का हॉस्पिटल है उस पे अटैक हुआ है। एक और इसीदा हॉस्पिटल है, उसके पास में अटैक हुआ है, उस पे अटैक हुआ है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुआ है। एक लुकियानव का जगह है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे भी अटैक हुआ। वहां पे मेरे ख्याल से 4था या 5वां अटैक है उस जगह के ऊपर, पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, हॉस्पिटल पर अटैक, लेकिन हमने अभी तक यूक्रेन वॉर में ऐसा देखा नहीं था। हॉस्पिटल पे जो अटैक है यहाँ पर, एयर कमोडोर बहल, आपको लगता है कि ये मिसाइल गलती से हॉस्पिटल हिट कर गई या जानबूझ के अटैक किया गया होगा? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ड्रोन अटैक्स बहुत समय से यूक्रेन कर रहा था, और ये ड्रोन अटैक्स में उसने एक जगह नहीं किया, चाहे वो सेवेस्तोपोल है, चाहे वो मॉस्को तक अटैक्स हुए, पोर्ट गोविंस्की है। और इसमें क्या टारगेट कर रहे हैं? इसमें ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कम्युनिकेशन टावर्स को टारगेट किया जा रहा है, मिसाइल डिपोज को, एम्यूनिशन डिपोज को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुतिन की जो धैर्य शक्ति है उसको चैलेंज किया जा रहा था, और वो धैर्य शक्ति को उन्होंने जवाब दिया है। आज जब अगले दिन नाटो की जो मीटिंग होने वाली है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जिसमें ब्रिज टू मेंबरशिप बनाया जाएगा, यानी कि यूक्रेन के लिए रास्ता ढूंढा जाएगा कि कैसे वो नाटो ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा है उसको एयर डिफेंस सिस्टम देने, तो उसी का तोड़ दिखाया है उन्होंने। उनको ये अटैक करना जरूरी था नाटो समिट से पहले, दिखाने के लिए कि रशिया अभी भी अपना बदला ले सकता है और कहीं पे भी टारगेट कर सकता है। अब आई बात हॉस्पिटल की। कोई भी टारगेटिंग जब आप करते हैं तो उसमें कभी भी हॉस्पिटल्स, और वो भी खासकर बच्चों के हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन यहां पे ड्यूल यूज टारगेट सिस्टम्स होंगे, जो वो हो सकता है इसके पास हो या इसके करीब हो। और ये मिसाइल्स में से, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 50% मिसाइल्स जो है हो सकता है अपने टारगेट पे ना हिट करें, और उनमें से कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल्स चली जाती हैं टारगेट पे, या थोड़ी दूर पे जाके लगती हैं, जिसमें से एक बच्चों का हॉस्पिटल हो सकता है। ये लीगल टारगेट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी पुतिन ने सोचा होगा कि इसको हम। अच्छा, देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच नया समझौता हुआ है।
वो 2.0 ब्रेकिंग आपके सामने। 10 साल के लिए रक्षा सहयोग का समझौता हुआ है पोलैंड और यूक्रेन के बीच। ज़ेलेंस्की इस वक्त पोलैंड में ही बैठे हुए हैं, वॉर्सो में बैठे हुए हैं, और वहीं पर आप देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर जहां पर पोलैंड के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जब कीव पर मिसाइलें बरस रही थी तो ज़ेलेंस्की यहां पर पोलैंड में रक्षा समझौता कर रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पोलैंड के पीएम का बड़ा बयान आया है। पोलैंड यूक्रेन को मिग-29 देने को तैयार हो गया है। 20 मिग-29 देने को तैयार हो गया है पोलैंड, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी अभी ये खबर आई है कि पोलैंड यूक्रेन को मिग-29 देगा। ये मनीष, पोलैंड क्योंकि बहुत करीब है और पोलैंड को पता है कि अगर यूक्रेन गया तो अगला नंबर उसका आएगा। क्या पोलैंड की इस तरह की मदद को ऐसे भी देखें कि पोलैंड नहीं चाहता कि यूक्रेन कहीं से भी इस वॉर में गिरे? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब G7 की मीटिंग हुई थी तब अमेरिका और यूक्रेन के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसी तरह 10 साल का हुआ। अब पोलैंड के साथ हो रहा है। एक बार के लिए लगता तो यही है कि पोलैंड और अमेरिका सच में सीरियस है यूक्रेन की मदद के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि नाटो का सम्मेलन हो रहा है, नाटो का मेंबर बनाने की बात हुई थी, नाटो का मेंबर बनाने के लिए यूक्रेन ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, और फिर ना खुदा मिला ना विशाले सनम, और उसके बदले में आपको एक पेपर थमा दिया जा रहा है कि हम आपको मिग-29 देंगे। अरे भाई, बात हुई थी अब 16 देने की। मेरे ख्याल से कुलदीप भाई थोड़ा लाइट दे सकते हैं। यूक्रेन के पब्लिक पूछती नहीं है क्या ज़ेलेंस्की से कि भैया हम लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? कहा तो हम यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन रहे थे, कहा तो हम नाटो का सदस्य बन रहे थे। अब यूक्रेन में सब कुछ स्वाहा हो रहा है और वो लोग हमें बस सिक्योरिटी एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हम तुमको मिग-29 दे देंगे। मिग-29 तो यूक्रेन के पास भी था, F-16 का हमें इंतजार था। और इस मिग-29 से क्या बदल जाएगा जनरल बख्शी? अगर पोलैंड से 20 मिग-29 आ भी जाते हैं तो बदल क्या जाएगा? देखिए, 550 इस टाइप के जहाज रूस ऑलरेडी मार गिरा चुका है। अब इस वक्त त्राहिमाम हो रहा है। वो F-16 की कब से रट लगा रहे हैं, आ रहे हैं। रूस ने जो एयरफील्ड जहां पे आने थे उनकी तबाही मचा दी है। वहां पे Su-27 जहाज वगैरह इनके और वहां पे बर्बाद किए हैं। F-16 आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो 4th जनरेशन फाइटर है। रूस के पास 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर्स हैं। उनके साथ मुकाबले में कितना वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, ये सिल्वर बुलेट की बात कब से हो रही है। हाइमार्स आएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। एटैकैम्स आएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। ये सब कोई एक तोड़ नहीं है। इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये जो 10 साल का जो आप कह रहे हैं सौदा हो गया है, समझौता हो गया है, वो लोग ट्रंप प्रूफिंग कर रहे हैं। सबको फिक्र है कि अगर नवंबर में ट्रंप साहब आ गए तो यूक्रेन का मामला खत्म। इसलिए वो अपने देशों को कमिट करना चाहते हैं 10 साल के लंबे एग्रीमेंट्स के लिए, ताकि यूक्रेन को चाहे ट्रंप भी आए तो असला मिलता रहे। आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ फार इट विल वर्क। और ये भी रूस को एक लॉलीपॉप है कि यूक्रेन में तो तुम आ नहीं सकते, तो मतलब नेटो में आ नहीं सकते, तो आपको साहब हम 10 साल का एग्रीमेंट दे रहे हैं। अब साहब ये देखना है कि क्या यूक्रेन की फौजें इस साल के आखिर तक टिक पाएंगी। मैन पावर की किल्लत है भारी, एमुनेशन की किल्लत है, इक्विपमेंट की किल्लत है। उनका तो टिकना ही क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क है। अब वो नॉर्थ में उन्होंने इन्वेजन करी, 5-6 ब्रिगेड सकआउट कर ली ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने खार्किव की तरफ। अब वो ईस्टर्न फ्रंट पे हमला शुरू कर दिया है ऑल अक्रॉस द फ्रंट, और एडवांस स्टेडली एडवांस कर रहा है। अगर वो अपना मेन ऑफेंसिव लॉन्च करे तो ये तो फिर यूक्रेन का दी एंड कूदी ग्रा हो सकता है। यूक्रेन की आप जिस दी एंड की तरफ बात कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है उनका दी एंड नहीं हो रहा है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी मांग की है। देखिए, अभी एक बड़ी खबर आई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मांग कर दी है अब ज़ेलेंस्की ने। रूसी हमले पर एक्शन लेना होगा, ये ज़ेलेंस्की ने मांग की है। तो वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अब इस हमले के बाद बैठे और रूस पर हमले का एक्शन ले। लेकिन इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना भी बैठा हुआ है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको लगता है ज़ेलेंस्की की इस मांग का कोई वहां पर समर्थन, कोई आम सहमति बन पाएगी? नहीं, देखिए, ज़ेलेंस्की के डिमांड्स बहुत सारे रहते हैं और
कई बार ऐसे डिमांड्स होते हैं जो जिनको मीट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे F-16 की बात हो रही थी, इनको जो F-16 जो मिलने की बात थी वो तो कभी नहीं मिलेगी। MiG-29 की जो बात हो रही है वो भी शायद पोलैंड उनको पुराना यूज्ड अपना एक प्लेन दे रहा होगा, 10 प्लेन दे रहा। तो कहने का मतलब है जेलेंस्की ने अपना टारगेट बहुत हाई रख लिया है। उसको लगता है कि शायद वेस्ट आके उनके लिए लड़े, जो वेस्ट उसके लिए तैयार नहीं। और वेस्ट ये एक धीमी आग की तरह वो बिरयानी पकाने जैसा है कि वो करते रहते हैं कि वो पकती रहेगी, लोग खाते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये बिरयानी जलेगी नहीं। और यही स्ट्रैटेजी वेस्ट ने, खासकर अमेरिका ने अपनाया हुआ है। इन सबको पता है कि ट्रंप आ सकते हैं, और इसके पहले भी हमने देखा विक्टर ऑर्बान जब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने सारे वैसे अरेंजमेंट्स कर लिए यूरोपियन काउंसिल के जो जेलेंस्की के फेवर में हो कि अब 6 महीने जब विक्टर ऑर्बान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक वो वैसे अग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टर ऑर्बान रूस सिंपैथाइजर हैं, जेलेंस्की का विरोध करते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो किसी तरह ट्रंप के ना आने का एक वादा भी कर रहे हैं। और उनको अगर लगता है, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, ट्रंप अगर आ गए तो हो सकता है नेटो से विड्रॉ करने की शुरुआत शुरू कर दे ट्रंप को। ये आपने बड़ी बात कही। ट्रंप को लेकर यूक्रेन में क्या बज़ है, इस पर भी बात करेंगे। कुलदीप, 2 सवाल। पहली बात ये बताइए कि जेलेंस्की की लोकप्रियता अभी कितनी है यूक्रेन में इस वॉर के लगभग 800 कुछ दिनों के बाद, जैसा कि आप कह रहे हैं? जेलेंस्की को लेकर क्या वहां पर विरोध भी दिखाई देता है? अब नहीं, विरोध दिखाई नहीं देता, जिलेंस्की के फेवर में हैं लोग। और ये जो बात है कि भाई जल्दी से अभी यूक्रेन का दी एंड हो जाएगा, ये तो आज से 800 दिन पहले भी लोगों ने बोला था कि 10-15 दिन में रशिया पूरा कब्जा कर जाएगा। आप देखिए अफगानिस्तान का कितना वॉर लंबा चला, वियतनाम में चला। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी देश को आप दी एंड कर दोगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन दी एंड हो जाए ये नहीं हो सकता। आप ये भूल जाइए कि दी एंड हो जाएगा, यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, ना आज तक ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। ना यूक्रेन के ऊपर कब्जा होगा, ना ताइवान पे होगा, ना वियतनाम पे हुआ, ना अफगानिस्तान पे, किसी देश पे कब्जा नहीं होगा। ये आप देखिए, आप कहते हैं कि लड़ाई की बात नहीं, तो वहां पर ये बताइए कुलदीप, नहीं, हम चाहते भी नहीं कि यूक्रेन का दी एंड हो जाए, किसी देश का दी एंड नहीं होना चाहिए, शांति से समझौता होना चाहिए, शांति से निकलना चाहिए। भारत का स्टैंड हमेशा सही रहा है, हम सब का स्टैंड यही से रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर इतने दिन हो गए, एक बड़े हिस्से पर यूक्रेन के रूस ने कब्जा कर लिया, तो लोगों की क्या सोच है? वेस्ट कंट्रीज को लेकर क्या सोच है? नेटो को लेकर क्या सोच है? कल होने वाली नेटो समिट से क्या उम्मीदें? देखिए, लोगों की सोच, एक तो वॉर की उनकी सोच है कि भाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमने वॉर को शुरू नहीं किया। जेलेंस्की के फेवर में आज भी लोग हैं, सिर्फ वो ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे को वेस्ट से जो है हथियार धीमा मिल रहे हैं। अगर वो टाइम पे मिल रहे होते या मिल गए होते तो हम शायद इस जगह पर नहीं होते जहां आज हम हैं। तो हम सोचे कि बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट को लोग लाइक नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके फेवर में है लोग। अगर आज जेलेंस्की कहते हैं कि वॉर बंद करें तो लोग फेवर में नहीं रहेंगे, वो वॉर के फेवर में रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। देखिए, मैं कुलदीप जी की व्यथा समझता हूँ, वो यूक्रेन में हैं और उनको यूक्रेन वालों से बना के रखनी चाहिए, लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की नज़रें इस युद्ध के ऊपर हैं। इसकी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि 5 लाख यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। उनका पॉपुलेशन बेस छोटा है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन बेस से वो रशिया को मैच नहीं कर पा रहे। रशिया ने पहले बहुत कम 1.5 लाख फौज से हमला शुरू किया था, तब यूक्रेन की फौज स्टार्ट में 2.5 लाख थी, उन्होंने मोबिलाइज किया 5 लाख तक ले आए। फिर रशिया को पड़ी बहुत भारी किल्लत, फिर रशिया ने खींच कर उन्होंने भी अपने 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए और अब उन्होंने 6 लाख और मोबिलाइज कर लिए हैं। अब रूस का पलड़ा भारी पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन में रूस 3 मिलियन राउंड्स पर ईयर, मेरे को तो आंकड़े देखने हैं ना साहब, 3 मिलियन आर्टिलरी राउंड्स पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रहा है। पूरा अमेरिका और नेटो मिलकर 1 मिलियन राउंड्स पर ईयर कर रहे हैं। जितने फायर हो रहे हैं वो उतने दे नहीं पा रहे यूक्रेन को, ठीक है साहब। और फिर बीच में तो वो सेनेट ने प्रॉब्लम खड़ी करी थी, कितनी सारी शिपमेंट रुक गई, आर्टिलरी एमुनेशन बाकी वगैरह वगैरह की। मैन पावर की किल्लत है, एमुनेशन की किल्लत है, इसके चलते अब रूस की फौज हावी हो रही है। धीरे धीरे करके हर रोज
पलड़ा जो है वो पलट रहा है। ये सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं, चाहे आप अमेरिका के मैकग्रेगोर की बात करें, चाहे ये जो बात और भी आप जो कह बड़े रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि साहब। जी सर, आप पूरी अपनी बात करिए। ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत अहम है, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत अहम है। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं एक अहम यहाँ पर एक और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा। सर पूरी करिए अपनी बात। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि रशिया ने अप्रैल 2022 में कोशिश की थी कि शांति हो जाए। बेलारूस में टॉक्स हुई, तुर्की में टॉक्स हुई, रशिया विड्रॉ करने को भी मान गया था। वो कीव के बॉर्डर से विड्रॉ कर गया। उसका इन लोगों ने तमाशा बनाया कि हार गया, पिट गया, भाग गया। उन्होंने कहा था कि साहब गुडविल जेस्चर करके हम पीछे हट रहे हैं ताकि पीस टॉक्स हो जाए। लेकिन ये अमेरिका चाहता है टू फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, आखिरी यूक्रेनियन तक वो रूस से लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, क्या ये अकलमंदी है यूक्रेन के लिए कि वो अपने आखिरी यूक्रेनियन को अमेरिका की हवस के लिए मरवा दें? ये बहुत अहम बात है। अमेरिका के रोल पे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं, तो एक बार मॉस्को को लेकर वहां पर क्या अहम है वो दौरा, ये भी बात कर लेते हैं। क्या क्रेमलिन ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूस दौरे को लेकर, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी एक बड़ा संदेश पुतिन के सामने दे सकते हैं। क्रेमलिन ने क्या कहा? पश्चिम को पीएम मोदी की रूस यात्रा से परेशानी है, पश्चिम देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहे हैं। यह दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर संबंध पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर है। पश्चिमी देशों की नजर में पीएम मोदी की इस यात्रा का बड़ा महत्व है। तो अब सवाल यह है कि मोदी की मॉस्को यात्रा से क्या वाकई पश्चिम पसोपेश में है? पश्चिम पर एक तनाव हावी है। क्या तनाव है, क्या तनाव हो सकता है, यह भी समझिए आप। टेंशन में क्यों है पश्चिम? पीएम मोदी की यात्रा को रूस एक मौके के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से पुतिन पश्चिम को एक बड़ा संदेश देंगे। रूस को अलग थलग करने के प्लान पर पानी फिरेगा। पश्चिमी देश रूस को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं। पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम को चिढ़ा सकता है। भारत रूस के दशकों पुराने रिश्ते से पश्चिम चिंतित रहता है। भारत रूस के बीच कई रक्षा समझौतों को लेकर भी पश्चिम चिंतित है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यह आकलन है। मुझे एक चीज बताइए यहां पर मनीष, क्या वाकई वेस्ट कंट्रीज में इस बात को लेकर चिंता है कि रूस को इंडिया जो इतना समर्थन दे रहा है, या ये केवल रूस पोर्ट्रे करना चाहता है कि यहां पर इंडिया और रूस के बीच एक कहीं ना कहीं वेस्ट और इंडिया के बीच कुछ ऐसी खटपट हो? देखिए, पश्चिमी देशों में चिंता तो है ही, और चिंता तो थी। आप याद करिए जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, भारत पर कितना दबाव था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप रूस के साथ वैसा संबंध नहीं रखेंगे, और उसका असर दिखा भी था। भारत के भी बहुत सारे स्टेप्स में दिखे भी थे कि G20 का सम्मेलन हुआ, हमने SCO, ब्रिक्स, तमाम तरह के इवेंट्स किए थे। हमने कोशिश की थी कि इसमें रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा ना हो, वरना नियम तो यही है कि एक साल राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आते हैं, एक साल हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। 2021 में पुतिन आए, 2022 में हमें जाना था, हम नहीं गए क्योंकि युद्ध था। 2023 में उन्हें आना था, हमने नहीं बुलाया क्योंकि युद्ध था। लेकिन 2024 में भारत को लगा बस हो गया, बहुत हो गया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी अब मॉस्को गए। तो पश्चिम के लिए ये एक तिलमिलाहट की बात तो है ही। अब दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में देखें तो पश्चिम का प्लान यही था कि रूस के साथ कोई खड़ा ना हो, लेकिन पहले चीन के राष्ट्रपति उनके साथ गए, फिर ईरान और मिडिल ईस्ट के कंट्री ने पश्चिम के उस डिक्टेट को खारिज करते हुए रूस के साथ दोस्ती बनाई। और अब भारत के होने के बाद एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि भारत पश्चिम का भी पार्टनर है। तो पश्चिम के पार्टनर होने के बावजूद भारत अगर अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा होता है तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, मॉस्को में मोदी होंगे तो बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक सबकी वहां नजरें होंगी। बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक सबकी नजरें वहां पर होंगी। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ कहा जाता है कि भारत ने पिछले 2-3 सालों में, या जब से ये रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, वो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जो बैलेंसिंग एक्ट रखा है, जो डिप्लोमेसी का उन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, वो दुनिया उसको देख रही है। जहां पश्चिम और रूस दोनों भारत के अच्छे संबंध जिनके हैं, क्या आज के इस दौरे से भी ये बैलेंसिंग एक्ट, ये डिप्लोमेसी का जो पावर है, अभी भी बरकरार दिखता है आपको? बिल्कुल दिखता है। अगर आप गौरव एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे तेल के दाम थे, वेस्ट ने सीधा कहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, या $60 का एक कैप लगाया था। उन्होंने उस कैप को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि भारत ने कहा कि अगर आप कर देंगे तो इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ बढ़ेगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। और उसके चलते उन्होंने कैप जो $60 का लगाया था उसको नजरअंदाज किया। आज रूस उससे ज्यादा
पैसे में, डॉलर्स में भारत को या दुनिया को तेल बेच रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत बार बार ये कहता था कि ये डिप्लोमेसी से सॉल्व होना है, और उसको लेकर भारत ने बहुत एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था कि हम ग्लोबल साउथ के लोग वेस्ट की इस लड़ाई से सहमत नहीं है, रूस से तो सहमत है ही नहीं। और इसी बीच जब आप ये कह रहे हैं तो शायद ऑप्टिक्स का ज्यादा असर डिप्लोमेसी में भी होता है। दिखाइए वो तस्वीर, एक तस्वीर हमारे पास आई है, वो तस्वीर मॉस्को से आई है जहां पर तिरंगा और रूस का झंडा वहां के टीवी टावर पर एक साथ दिखाया गया है। और शायद ये रूस का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। मनीष, आपने ये टावर देखा होगा, ये रूस का सबसे ऊंचा टीवी टावर जहां पर ये भारत और रूस का झंडा एक साथ दिखाया गया है। तो जिस डिप्लोमेसी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, क्या यहां से भी एक मैसेज है? प्रोफेसर अमिताभ, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर जल्दी से। बिल्कुल, रूस में अगर आप जाएंगे तो वहां के लोगों को भारत के प्रति श्रद्धा है, जिस तरह भारतीयों की रूस के प्रति श्रद्धा है। हाँ। हम कभी भी एक तरह के दुनिया में टेंशन होने पर एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह दिखते हैं, और आज भी रूस में भी वही सेंटिमेंट्स है, भारत में भी, और उसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके कर रहे हैं। ठीक है। जो मुझे लगता है एक सकारात्मक सोच के तहत रूस भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर होगा कि किस तरह इसको एक संतुलित समाधान की तरफ बढ़ाया जाए। एयर कमोडोर बहल, मेरे पास समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। नेटो समिट, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर जेलेंस्की नेटो समिट में जा सकते हैं। रूस के इस हमले के बाद क्या यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ा अटैक हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी यूक्रेन ने मांगा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, वो शायद कभी अभी जल्दी में पूरी ना हो सके। नाटो समिट के अंदर उन्होंने मांगना है सबमरीन्स के लिए भी, यानी कि वो अपनी मांग को बढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज है जो पहले भी बहुत अच्छी कही गई थी, वो ये है कि इसमें 3 विलेन है। अगर हम पुतिन साहब को हटा दें तो 2 और विलेन है, और सबसे बड़ा विलेन तो जेलेंस्की है, और उससे भी बड़ा विलेन बिदेन है, जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली रशिया को वीक करना चाहता है कंटिन्यूअसली। उसका काम वो कर रहा है थ्रू दी लास्ट यूक्रेनियन, जैसे जीडी बख्शी साहब ने कहा था। तो ये युद्ध का मेजर रिस्पांस अगर करना भी है यूक्रेन को, तो वो सिर्फ ड्रोन से कर सकता है और सबमरीन से कर सकता है। इसीलिए वो चाहता है कि सबमरीन्स भी उसको दी जाए, और ये बातचीत चल रही है। मुझे नहीं लगता कि सबमरीन्स दी जाएंगी, लेकिन जो वेपन सिस्टम्स यूक्रेन को दिए गए हैं, उसमें एक प्रतिबंध लगाया गया था कि डीप अटैक्स नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एरियाज और असेंबली एरियाज के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो ड्रोन अटैक्स किए वो मॉस्को तक जाके किए हैं, और इस वजह से ये रिएक्शन आया। और ये रिएक्शन इसलिए भी आया है कि नाटो समिट से पहले पॉलिटिकल मैसेज जाए बहुत क्लियरली कि रशिया किसी भी आर्मिंग से डरेगा नहीं, और यूक्रेन जो है अब वो बढ़ता जा रहा है अपना हार की तरफ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी टोटल डिफीट हो जाएगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस हफ्ते में या इस महीने में या इस साल के अंदर उनको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब यूक्रेन बर्बादी की तरफ जा रहा है, और यूक्रेन को बर्बादी से बचाने वाला कौन है? जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर कुलदीप अगर आप देते हैं 20 सेकंड में। यूक्रेन वालों को किससे उम्मीदें हैं? देखिए जी, यूक्रेन वालों को तो सबसे उम्मीदें हैं कि ये कंप्रोमाइज जब होगा, और मेरे को लगता है कि 1 साल से पहले ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे बातें चलती हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे जो यूक्रेन के उसको विलन नहीं गिनते प्रेसिडेंट को, उसको प्रेसिडेंट की तरह से ही हम बोलते हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ही है, हमारे विलन नहीं है। बिल्कुल है, आपकी पोजीशन पे हमें कोई आपत्ति नहीं। यूक्रेन के लिए वो हीरो है, पोजीशन है उस पे हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जो कह रहे हैं यूक्रेन के लिए वो हीरो है साहब, बिल्कुल यूक्रेन वालों के लिए हीरो होंगे वो, लेकिन अब यूक्रेन वालों को ये तय करना है कि उनके हीरो उनके लिए विलेन साबित हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूक्रेन में आज कीव पर और कुछ और शहरों पर जो भयंकर अटैक हुए हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। आगे और अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है।